अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, में खुश आमदीद। सजाए मौत या उम्र कैद चार्जशीट तैयार कर ली गई है और 30 दिन में दूसरा फैसला आने वाला है। और फिर उसके बाद बकौल सीनियर जर्नलिस्ट हसन अयूब के रावी चैन ही चैन लिखेगा साइफर केस के बारे में। कुछ मजीद इंकशाफात हुए हैं और ये वही साइफर केस है जिसमें इमरान खान साहब इस वक्त पाबंद सलासल हैं, और ये वही साइफर केस है जिसकी समात इस वक्त अटक जेल के अंदर ही हो रही है। और खुसूसी अदालत के जज जनाब अबुल हसनैन जुल्करनैन साहब अटक जेल जाकर ही इस मुकदमे की समात करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो अदालत है ये अपने अंदर ही बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस अदालत का तरीक़ाकार काम करने का बाकी अदालतों के तरीक़ाकार से ज़रा मुख्तलिफ है। और अभी साइफर के हवाले से या अगर हम ये कहें कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से जो तरमीम की गई हैं शहबाज शरीफ हुकूमत ने जाने से पहले और इस कानून को इफ़ेक्टिव बनाया है, उसने तो जनाब इस एक्ट के तहत जो अदालत है उसके हाथ में इस कदर इख्तियारात दे दिए हैं कि अब उस अदालत के शिकंजे से बच निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। और अगर इस सारे सिनेरियो में एक ऐसी शख्सियत मंजर आम पर आ जाए, एक ऐसी शख्सियत खुसूसी अदालत के रूबरू खड़े होकर इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दे, एक ऐसी शख्सियत इमरान खान के खिलाफ आकर गवाह बन जाए जिसको कटहरे में अपने खिलाफ खुसूसी अदालत में इन कैमरा सेशन के दौरान गवाही देते हुए इमरान खान के खुद औसान खता हो जाए, इमरान खान का रंग पीला पड़ जाए और उस गवाही के नतीजे में इमरान खान साहब को फांसी घाट, फांसी का फंदा, जल्लाद, फांसी घाट का लीवर सब कुछ नजर आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि जनाब रावी ने सिर्फ चैन ही चैन नहीं लिखा बल्कि उसके साथ और भी बहुत कुछ तहरीर फरमा दी। और आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे और सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जनाब ऐसी वो कौन सी शख्सियत हो सकती है जिसको देखकर इमरान खान साहब के औसान खता हो जाएं। और फिर ये वाला सवाल भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि उस शख्सियत की दी जाने वाली गवाही में ऐसी कौन सा जहर होगा, ऐसी कौन सी खासियत होगी कि उसके जो असरात हैं वो इस हद तक बढ़ जाएं कि इमरान खान को फांसी घाट सामने नजर आना शुरू हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इमरान खान साहब के इस केस में बच निकलने के इम्कानात कैसे हैं और पीटीआई इस केस को कैसे लड़ेगी, क्योंकि इन तमाम सवालात का जायजा लिए बगैर हम इस बात तक नहीं पहुंच पाएंगे कि जनाब ये जो हालात हैं ये अब किस करवट बैठने जा रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने अपने ही एक अलग से एक जो है ना जिसे हम कह सकते हैं कि मामलात को अपनी ही लाठी से हाँकना शुरू कर दिया है। लिहाजा इस सारी सिचुएशन के अंदर जो मेरिट्स हैं या जो हक़ाइक़ हैं इनको मद्देनज़र रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जिसको बहुत सारे सीनियर वकला हेड कर रहे हैं, सलमान सफदर साहब हैं, उसके अंदर ख्वाजा हारिस साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, नईम पंचोता साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब हैं, ये वो तमाम वकला हैं जो फौजदारी मामलात के अंदर जिनका तजर्बा और जिनकी काबिलियत किसी भी शक व शुबा से बालातर है। इमरान खान साहब की लीगल टीम यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा काबिल अफराद पर मुश्तमिल है। और इस लीगल टीम का जो डेली बेसिस के ऊपर ना सिर्फ इजलास हो रहे हैं बल्कि ये लीगल टीम इमरान खान साहब की कानूनी मुश्किलात को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा सरगर्म अमल है। इमरान खान साहब की इसी लीगल टीम का कोई तकरीबन 4-5 घंटे तवील इजलास होता है और इस लीगल टीम में इस बात का फैसला किया जाता है। और ख़ासतौर पर सलमान सफदर साहब जो कल इस अदालत में पेश हुए थे, खुसूसी अदालत में, जहाँ पर इमरान खान साहब का जो रिमांड है वो दिया गया है 14 सितंबर तक शायद, तो उस के बाद जो अहमियत है ज़रा वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। सलमान सफदर साहब मैंने आपको बताया पहले भी कि वो फौजदारी कवानीन में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अलबत्ता जो कल की समाअत थी उसने इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस को कैसे लड़ेगी। और फिर जो वकला का इजलास हुआ, जो लीगल टीम का इजलास हुआ, जहाँ पर बताया ये जा रहा है कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा भी वीडियो लिंक पर मौजूद थी और वो मुख्तलिफ सवालात भी पूछ रही थी इमरान खान साहब की ये जो लीगल टीम से कि जनाब आपने ये केस कैसे लड़ना है, तो उसमें कुछ पेशरफ्त हुई है। लीगल टीम ने इस बात का फैसला किया है कि उन्होंने इमरान खान साहब का ये वाला केस भी तोशा खाना केस की तर्ज के ऊपर मेरिट की बजाय
टेक्निकल ग्राउंड्स पर लड़ना है। जिस तरीके से इमरान खान साहब की लीगल टीम ने इस बात को जवाज बनाया था तोशाखाना केस में कि जनाब मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन आया था कि ये अदालत इस केस को सुनने की मजाज ही नहीं है, ये जो शिकायत है ये सेशन अदालत में आनी ही नहीं चाहिए थी, ये दरख्वास्त ये शिकायत पहले मजिस्ट्रेट के पास जाती और फिर मजिस्ट्रेट इस शिकायत को मंजूर करके वो रेफरेंस जो हैं वो सेशन जज के पास भेजते तो फिर ये तरीक़ाकार कंप्लीट होता। मजिस्ट्रेट को शामिल करके ये जो मेंटेनेबिलिटी है ये मुतासर हुई है, लिहाजा ये जो दरख्वास्त है इसको खारिज भी किया जाए और फिर 120 दिन का सवाल भी उठाया गया था। और इसी टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इमरान खान साहब की लीगल टीम ने सारे का सारा ये केस लड़ा था। अब भी देखा जाए तो कुछ ऐसे मामलात हुए हैं जिन्होंने इमरान खान साहब की टीम के लिए कुछ आसानियां पैदा की हैं, और ख़ास तौर पर वो ऑर्डर जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिस ऑर्डर में ये बात कही गई है कि इमरान खान साहब 15 अगस्त से रिमांड पर हैं और वो 30 अगस्त तक रिमांड पर रहेंगे, यानी उनको 29 अगस्त तक रिमांड पर रहेंगे। 14 दिन का उनको रिमांड ग्रांट किया गया और फिर जेल सुपरिटेंडेंट को हदायत की गई कि जनाब आपने 30 अगस्त को ये बंदा अदालत के रूबरू प्रोड्यूस करना है। अब उस ऑर्डर पे जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया, उस ऑर्डर के ऊपर कोई तारीख दर्ज नहीं है कि ये ऑर्डर किस तारीख को जारी किया गया। नंबर 1, ये एक सबसे बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है जो इमरान खान साहब की लीगल टीम ने उठाया है। दूसरा जो सवाल है वो आ जाता है कि वकील और मुल्ज़म दोनों को आगाह किए बगैर गिरफ्तारी डाल देना और फिर जनाब रिमांड हासिल कर लेना, ये एक ऐसा सवाल है जिसने इमरान खान साहब की लीगल टीम के लिए कुछ आसानियां पैदा की हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पीनल कोड यानी ज़ाब्ता फौजदारी में इस बात की गुंजाइश नहीं है कि मुल्ज़िम को बताए बगैर उसकी गिरफ्तारी डाल दी जाए। और मुल्ज़म मेरे और आप जैसा हो तो पुलिस किसी भी एक्सटेंड तक जा सकती है, गिरफ्तारी बंदे की 6 महीने पहले से भी वो डाल सकती है। उनके पास रोजनामचों में इतनी गुंजाइशें मौजूद होती हैं कि जनाब हमने गिरफ्तारी फलां तारीख को डाली हुई है, बेशक बंदे को आज पकड़ाओ। इसी तरीके से अगर मुल्ज़िम इमरान खान हो तो फिर कानून के बारे में जो जुज़ियात हैं उसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब इमरान खान साहब जिसको जिस वक़्त गिरफ्तारी डाली गई वो ऑलरेडी स्टेट ऑफ पाकिस्तान की कस्टडी में भी थे और अटक जेल के अंदर वो मौजूद भी थे और 3 साल की सज़ा काट रहे थे। लिहाजा उनकी गिरफ्तारी डालना या ना डालना कतई नज़र इस बात से ये बात अहमियत की हामिल थी कि FIA की जो टीम्स जाकर इमरान खान साहब से मिल रही थी वो इमरान खान साहब को इस बारे में आगाह कर रहे थे या नहीं कर रहे थे कि उन्होंने इमरान खान साहब की इस केस में गिरफ्तारी डाली है। और अगर उन्होंने इमरान खान की इस केस में गिरफ्तारी डाली थी तो फिर इमरान खान साहब ने इस बात को जो है वो अपनी लीगल टीम से छुपाया या जानबूझकर इस तरह का तस्वीर दिया जा रहा है कि उनको छुपाया गया है। अलबत्ता इस बात की गुंजाइश कानून में मौजूद है कि रिमांड जो है वो फिजिकल मुल्ज़िम की मौजूदगी के बगैर जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता, अलबत्ता जुडिशल रिमांड पर किया जा सकता है क्योंकि मुल्ज़िम ऑलरेडी ही जुडिशल कस्टडी में जुडिशल ऑर्डर के तहत मौजूद है और वहाँ पर वो अपनी सज़ा काट रहा है। लिहाजा इसके अंदर कुछ गुंजाइश बनती है। अलबत्ता ये केस जो अब PTI चलाएगी वो इन्हीं नकात के ऊपर चलाएगी और इसी के ऊपर मामला होगा। दूसरी जानिब ये जो खुसूसी अदालत है इसके अपने इख्तियारात हैं और ख़ास तौर पर जो कानून में तब्दीली हुई है उसने इसको और ज़्यादा ताकतवर कर दिया है। अब ये अदालत जो है ये इन कैमरा समाअत करेगी और इस इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त को मंजूर भी किया गया और उसके साथ साथ ये जो अदालत है इसने 30 दिन के अंदर फैसला देना है, यानी जिस दिन इमरान खान साहब का ट्रायल का आगाज़ होगा यानी उनको चार्जशीट किया जाएगा, उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी, उनको चार्जशीट फ्रेम किया जाएगा, चार्जशीट की कॉपी इमरान खान साहब के वकला को फराहम की जाएगी, उस दिन से जो है वो 30 दिन स्टार्ट होंगे और फिर खुसूसी अदालत ने उन 30 दिन के अंदर इमरान खान साहब के केस का फैसला करना है। और इस केस में जो इस मुकदमा है इसमें जो सज़ाएं हैं वो बड़ी मुख्तलिफ हैं। एक जो चार्ज है उस पर सज़ा 7 साल है, एक चार्ज है उस पर सज़ा 3 साल है, एक चार्ज है उस पर सज़ा 10 साल है, एक चार्ज की सज़ा 14 साल है यानी उम्र कैद और एक चार्ज की सज़ा है
जनाब सजाए मौत यानी फांसी। इमरान खान साहब के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो ये तमाम चार्जेस हैं, यानी इमरान खान साहब को 3 साल से लेकर 14 साल तक की सजा हो सकती है, और अगर उनका जुर्म साबित हो जाए और संगीन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित हो जाए तो फिर सजाए मौत भी दी जा सकती है। और इसका मतलब ये है कि ये केस इमरान खान साहब के लिए ज़रा संजीदा नौयत का है। अगर इमरान खान साहब की तरफ से इस केस को सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पर कंटेस्ट करने का फैसला उनको नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ केस के मेरिट्स को भी मद्देनजर रखना चाहिए। अब कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह की भी आती है कि जब चार्जशीट इमरान खान साहब को फ्रेम की जाएगी तो उस चार्जशीट के बाद जो मुकदमा है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी उसकी समाअत शुरू होगी। वो समाअत रेगुलर बेसिस पर हो सकती है, डेली बेसिस पर हो सकती है, और ये समाअत 1 सेशन में भी हो सकती है, और उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम लवाजमात उसके मुकम्मल हों। समाअत के लिए वजारत कानून की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है कि ये अटक जेल की प्रीमिसेस के अंदर ही होगी। लिहाजा जब चार्जशीट फ्रेम हो जाएगी और इमरान खान साहब के वकला उनके ऊपर अपने दलाइल देना शुरू करेंगे तो उस वक्त इस्तगासा की तरफ से कुछ गवाह जो हैं वो पेश होंगे, जिसमें से सबसे मौसर गवाह हैं आजम खान साहब, जो इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, और वो अपनी जो स्टेटमेंट है वो सेक्शन 164 के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड भी करा चुके हैं, और अभी तक वो अपनी इस स्टेटमेंट के ऊपर कायम भी हैं। और अगर ये इस ट्रायल के दौरान इमरान खान साहब के सामने आजम खान साहब अपनी स्टेटमेंट को दोहरा भी देते हैं, उस पर कायम भी रह जाते हैं, और जिरा के दौरान सवालों के जवाब भी दे देते हैं, तो इमरान खान साहब के लिए इस मुकदमे से बच निकलना यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसके साथ साथ बताया यह जा रहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक और गवाह को भी तैयार किया गया है। ये गवाह एक ऐसी शख्सियत हैं जो माजी में इमरान खान साहब के बहुत ही ज़्यादा करीब रह चुकी हैं, और ये जो शख्सियत हैं जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, ये इमरान खान साहब के दौर में बहुत ही ज़्यादा बारसूख शख्सियत रह चुके हैं और एक अहम इदारे को हेड भी करते रहे हैं। और अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट ये दूं कि ये वही शख्सियत हैं जिनकी तबादले की वजह से 5 अक्टूबर को एक अहम तरीन इजलास में इन साहब के तबादले का ऑर्डर पास किया गया था, फिर बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस रिलीज जारी की गई, और इमरान खान साहब ने इस प्रेस रिलीज को मुस्तरद किया, ये कहते हुए कि मुझसे पूछे बगैर आप ये तबादला कैसे कर सकते हैं। और फिर इस तबादले को लेकर इमरान खान साहब और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक सर्द जंग का आगाज हुआ था। बताया यह जा रहा है कि ये जो साइफर का मामला है, इस साइफर में ये जो शख्सियत थी जो उस वक्त मौजूद भी थी, इख्तियार में भी थी, अलबत्ता उस इदारे में मौजूद नहीं थी बल्कि अपने असल इदारे में मौजूद थी और डिसिप्लिन फोर्स के अंदर मौजूद थी, और वहाँ पर रहते हुए इमरान खान साहब की सहूलतकारी कर रही थी। और साइफर को खेलने के ऊपर भी इन्हीं शख्सियत का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल था। और बताया यह जा रहा है कि इन शख्सियत साहब के साथ राब्ता हुआ और उनको जो है बात ये कही गई है कि आपने इमरान खान के खिलाफ इस मुकदमे में गवाही देनी है। उनको कायल किया जा रहा है कि जनाब आपने आना है और आपने आके गवाही देनी है, और अगर वो गवाही देने पर तैयार हो जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब के लिए मुश्किल है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बता दूं कि ये जो शख्सियत हैं, कुछ इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि इन शख्स साहब को जो है वो तहवील में लिए जाने के लिए भी कुछ पेशरफ्त हो रही है, कुछ बातचीत की जा रही है, कुछ लेटर्स हैं जो भिजवाए गए हैं, और इस हवाले से अब्दुल्ला गुल साहब ने कुछ अर्सा पहले एक ट्वीट भी किया था। अब मेरा ख्याल है ये काफ़ी इशारे हैं, आप समझ गए होंगे कि मैं किस शख्सियत की बात कर रहा हूँ, और उनका सामने आना और सामने आकर इमरान खान के खिलाफ गवाही दे देना, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट होगी। और इस गवाही के नतीजे में इमरान खान साहब के पास कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं कि जनाब वो ये कह सकेंगे ये हो गया था, वो हो गया था, टेक्निकल हो गया, जनाब मेरिट नहीं था, मुझे ये झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, क्योंकि उसके साथ कुछ और रिकॉर्ड है जो इस बात को कॉम्प्लीमेंट करेगा
کہ جو یہ صاحب بات کر رہے ہیں یہ بات درست ہے، کیونکہ یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اصل سائفر تو وزارت خارجہ میں پڑا ہے، تو سائفر چوری ہونے کی بات کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ اصل سائفر کہاں پہ پڑا ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جس وقت عمران خان صاحب نے جلسے کے اندر یہ کاغذ لہرایا تھا اور اس کو انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو ہے سائفر کی کاپی ہے، یہ ایک سازش کا ڈاکومنٹ ہے، یہ ثبوت ہے، اس وقت یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ تھا، یہ اس وقت ایک خفیہ حساس سرکاری ڈاکومنٹ تھا، اور عمران خان صاحب اس کو بھرے جلسے میں نہ لہرا سکتے تھے، نہ ہی اس کی بنیاد کے اوپر کوئی بیانیہ تشکیل دے سکتے تھے، اور ڈی کلاسیفائیڈ کرنے سے پہلے عمران خان صاحب نے اس سارے کا سارا جو سائفر کا کانٹینٹ ہے اس کو لیک کر دیا تھا، ڈی کلاسیفائیڈ بعد میں کیا گیا تھا، لہذا یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری خلاف ورزی ہے اس سائفر کی کاپی کو پروسیجرز کے برخلاف اپنے پاس رکھنا اور پھر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو گما دینا۔ تیسری خلاف ورزی ہے کہ اس سائفر کی انفارمیشن یا اس سائفر کے بارے میں ذکر کر دینا ایسے لوگوں سے جو اس کی اتھارٹی نہیں رکھتے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ گمشدہ کاپی کا انٹرسیپٹ کے پاس موجود ہونا اور پھر انٹرسیپٹ کی طرف سے وہ جو سائفر ہے اس کو چھاپ دینا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑی پرابلم کریٹ کرنے جا رہی ہیں، اور اگر عمران خان صاحب پر جرم ثابت ہو جاتا ہے پھر ان کے لیے اس کیس سے بچ نکلنے کا امکان بالکل ہی ختم ہو جائے گا، اور خاص طور پر اس شخصیت کی گواہی کے بعد تو امکانات اور بھی کم ہو جائیں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔